हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखें। जी हाँ, मैं दोस्तों, और आप लोग देख सकते हो ये पूरा का पूरा मैंने ये बोर्ड परीक्षा की आपकी कॉपी ऐसी होगी, इस पे ही आपको आंसर देना होगा। पूरा इसमें मैं लिख रखा है, एकदम आपको लिख रखा है, और इसके आधार पे मैं बताऊंगा कि कैसे आप मतलब बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखोगे। आप काफ़ी लोग आपके मन में क्वेश्चन को काफ़ी सोचते होंगे कि सर बीच में मतलब अथवा अथवा का प्रश्न होता है, तो मतलब उसमें से हमें मान लो अथवा वाला करना है तो उसका प्रश्नोत्तर संख्या कैसे डालेंगे, या हमें कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको बाद में कैसे करेंगे। सारे आपके क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में एकदम मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। बाकी कहूँगा, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखो, सबसे पहले तो आप लोग की ये बोर्ड परीक्षा की ऐसे मतलब ऐसे ये कॉपी मिलेगी। ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले आपको अपना डिटेल भरना होगा। तो डिटेल नॉर्मल है, जैसे भरा जाता है। जैसे ये परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यानी वही आपका रोल नंबर है अंकों में, तो यहाँ अंकों में भर देना। उसी को यहाँ शब्दों में भरना है। तो शब्दों में कैसे भरना है, देखो आप शब्दों में ऐसे मत लिखना कि 10,000 इतना, ऐसे नहीं। ठीक है, जैसे ये 2 है तो 2 लिख देना, 3 है तो 3 लिख देना, फिर 2 है तो 2 लिख देना, 5 है तो 5, ऐसे मतलब लिख देना। क्लियर। उसके बाद विषय में आपका जो भी मतलब सब्जेक्ट का एग्जाम है, हिंदी है तो हिंदी लिख देना, गणित है तो गणित लिख देना। यहाँ प्रश्न पत्र रहेगा, तो प्रश्न पत्र में प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यानी ये पेपर कोड होता है। पेपर कोड यहाँ मैं आपको एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। मेरे पास ये प्रीवियस ईयर पेपर है, तो यहाँ कोड देख सकते हो 824 एन के है। तो यही आप लोग का हिंदी का पेपर होगा, तो उसका भी यहाँ पे एक कोड होगा, तो वही यहाँ पे आपको भरना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसी को भर देता हूँ। ठीक है, 824 एन के ऐसे भरना होता है आपको एकदम अच्छे से। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ ये सट गया, आपको अच्छे से एकदम भरना होता है, इसमें गलती नहीं करना है। ठीक। उसके बाद अब मान लो आपका दिन है, बस परीक्षा का दिन जो भी दिन हो, सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार, यहाँ पे आपको भर देना है। परीक्षा तिथि एवं पाली, मान लो आपको 16 तारीख का एग्जाम है तो 16, और फरवरी में है तो 16/2/2023 ऐसे आप लोग डाल दोगे। ठीक है, और उसके बाद परीक्षा तिथि एवं पाली पूछा है तो कामा देकर आप लोग लिख दोगे। अगर प्रथम पाली मतलब प्रथम पाली आप 10th के स्टूडेंट हो तो आप जानते हो कि आपका सुबह में एग्जाम होता है 8 बजे से, तो प्रथम पाली लिख दोगे। अगर 12th के एग्जाम हो तो अब शाम वाली पाली में होता है तो यहाँ द्वितीय पाली लोग लिख दोगे। और केंद्र का नाम यानी जहाँ आपका सेंटर गया है तो ये आपके एडमिट कार्ड पे दिए रहेगा, ये तो उसका मतलब यहाँ पे लिख देना है एडमिट कार्ड पर से सिंपल देकर। उसके बाद ये नीचे आपका कुछ नहीं काम होता है, इधर भी आपका कुछ नहीं काम होता है, बस आपका काम हो गया। तो ऐसे ये कॉपी भरनी है। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कि जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर कैसे लिखोगे आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में। देखो यहाँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है। ये यूपी बोर्ड क्लास 10th का ये मॉडल पेपर है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। नो मैटर, मैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, इसलिए यूपी बोर्ड का सारा ये लेकर बताता हूँ। आप किसी भी बोर्ड से हो इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इस पर मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको कॉपी लिखना है। ठीक है, चलो, और अंत में यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनको मैं बता दूंगा कि इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, मैं सॉल्व करा चुका हूँ पहले ही इसको। तो वीडियो के अंत में मैं बता दूंगा उस वीडियो को आपको कैसे देखना है। ठीक, चलो, जैसे यहाँ नए पैटर्न के अनुसार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए नए पैटर्न के अनुसार शुरू में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो इन चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो शुरू में 20 मार्क का देखो यहाँ से ये पूछ रहा है सब। ठीक है, इनका आप जानते हो कि इनका आंसर आपको कहाँ पे, इनका आंसर आपको OMR शीट पे देना होगा। यहाँ तक 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो 20 प्रश्नों तक। तो इसका आंसर देखो, नॉर्मली ऐसी एक आपको OMR शीट मिलेगी और इस OMR शीट पे देना होगा इस बार ये नए पैटर्न के अनुसार। OMR शीट कैसे भरोगे, तो सिंपल यहाँ देखो DDMOM यहाँ आपको भरना है। ये ऊपर आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है सब कि कैसे भरना है, यहाँ बता रखा है, इससे आइडिया ले सकते हो। जैसे आपका डेट यहाँ पे है तो आप भर देना 16/0, मान लो 16 का एग्जाम है तो 16/02/23 ऐसे भर देना। विषय का नाम हिंदी है तो हिंदी डाल देना। आपका यहाँ पे नाम है तो देख लेना, यहाँ पे बोर्ड परीक्षा में नाम अगर अलाउड होगा, ठीक है, तो आप यहाँ नाम लिख देना, नहीं तो यहाँ पे आप XYZ यहाँ पे मतलब टीचर बताएंगे। जिस दिन आप एग्जाम दोगे, मान लो हिंदी का पेपर है तो आपके क्लास में एक टीचर होंगे, तो आप उनसे पूछ लेना कि यहाँ नाम लिखना है कि नहीं लिखना है। तो लिखना हो तो लिख देना, नहीं लिखना हो तो यहाँ पे मतलब वो कहेंगे कि XYZ लिख दो, तो आप देख लेना। क्लियर। और भाई अनुक्रमांक यहाँ जो भी अनुक्रमांक हो यहाँ भर देना। और यहाँ मतलब 2 है तो इसके नीचे 2 वाला खाना खोज कर रंग दीजिए, 5 है तो 5 वाला खाना खोज कर रंग दीजिए, ऐसे ही करना है। उसी तरह विषय कोड भर देना है, उसके सामने का ये मतलब जो है उसको रंग देना है। ठीक, उसी तरह आपकी
परीक्षा कैसी है तो ईयरली है, तो भाई यहाँ पे ईयरली लिख देना है और ईयरली में ऐसे कर देना है। और कक्षा कौन सा है 10 है, तो 10 को ऐसे कर देना है। और उसी प्रकार ये पंजीकरण संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आपको ये सब मतलब रंग देना है। और यहाँ पे जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। जैसे फर्स्ट सही है तो ऐसे इसको रंग देना है, सेकंड का सेकंड सही तो ऐसे रंग देना है। तो इसी तरह मतलब 20 ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे देख सकते हो आंसर देना है। और यहाँ पे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो जो भी आपका हस्ताक्षर यहाँ पे कर देना है। और यहाँ पे तो टीचर का हस्ताक्षर चाहिए, ये आपको नहीं भरना है। तो ये सिंपल ये OMR शीट हो गई। चलो इसको मैं साइड में रखता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो वर्णनात्मक प्रश्न होगा, यानी मतलब जो 70 में से 20 मार्क का तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, 50 मार्क का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका आंसर इस बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे कैसे लिखे। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे कैसे लिखे, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन रहेगा, पहला आप जानते हो संदर्भ व्याख्या से संबंधित। इसमें क्या रहेगा कि 2 गद्यांश दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक ये गद्यांश दिया है और एक मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, इधर एक गद्यांश दिया होगा और ये गद्यांश दिया है। और इसके नीचे देखो 1 2 और इधर तीसरा प्रश्न होगा, 3 प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ पे मैं इधर दिखा देता हूँ, देखो ये तीसरा प्रश्न है। और अथवा कर एक और गद्यांश दिया है और इससे ये मतलब प्रश्न पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो, आप दोनों में से कोई एक करना है आपको, कि तो फर्स्ट वाला मतलब इसमें इधर अभी दिया था शुरू में वो या ये, क्योंकि बीच में अथवा है, आप दोनों में से कोई भी करो। तो इसको कैसे डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या, सबसे पहले खंड ब है तो खंड ब डाल लोगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट तो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डाल लोगे। अब इसमें देखो अगर आप अथवा वाला ये वाला कर रहे हो, मतलब ये वाला कर रहे हो, ये जो मतलब था उसको नहीं कर रहे हो, ये अथवा वाला कर रहे हो, तो यहाँ थोड़ा कोष्ठ में लिख देना, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट कोष्ठ में लिख देना कि अथवा वाला प्रश्न। इससे एग्जामिनर जान जाएगा कि जो बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर दिया है उसमें 2 प्रश्न है, तो उसमें जो अथवा वाला यानी ये वाला है उसका आंसर दिया है। ऐसे नहीं भी लिखते हो तो काम चल जाएगा, लेकिन लिख देते हो तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा हो जाएगा। क्लियर है? चलो तो यहाँ समझ आ गया। तो चूंकि हमने यहाँ पे जो ये पीछे वाला प्रश्न है इसी का आंसर लिखा हुआ है, तो अब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये प्रश्न है तो इसका आंसर लिखना है कि फर्स्ट है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, सेकंड है कि गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कैसे करना है, तो देखो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट आपने डाल दिया, उसमें लिखोगे चूँकि फर्स्ट का उत्तर और फर्स्ट का उत्तर क्या गद्यांश लिखना है, संदर्भ लिखना है गद्यांश का। तो क्या संदर्भ ऐसे थोड़ा हेडिंग टाइप का डाल दोगे और इसमें जो भी संदर्भ हो संदर्भ लिख दोगे। उसके बाद सेकंड प्रश्न में व्याख्या करना है, किस चीज़ की व्याख्या करना है, रेखांकित अंश की। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो कि रेखांकित अंश की व्याख्या, या सिंपल व्याख्या भी डाल सकते हो। और जो भी मतलब इसमें ये रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या कर यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इधर नॉर्मल एक थर्ड जो प्रश्न पूछा था, ठीक है, उसका आंसर आप यहाँ थर्ड का उत्तर डालकर और उसका उत्तर दे दोगे। तो इस तरह से आपको फर्स्ट प्रश्न करना है। उसके बाद देखो आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे के प्रश्नों को आपको कैसे करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी, अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। 1 मिनट यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग का इसके बाद हम लोग का सेकेंड प्रश्न रहेगा, मतलब पद्यांश। जैसे ये गद्यांश था तो इस तरह ये पद्यांश से रहेगा। और इसमें भी 2 प्रश्न दिए रहेंगे, ये फर्स्ट प्रश्न और नीचे आप लोग देख सकते हो ये सेकेंड प्रश्न, और बीच में आपका अथवा रहेगा। यानी दोनों में से आप ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए, दोनों से रिलेटेड। जैसे ये फर्स्ट ऊपर देखो, जो फर्स्ट ये पद्यांश दिया हुआ है इससे रिलेटेड 3 ठे क्वेश्चन पूछा है, ठीक। और ये भी जो है ना इससे रिलेटेड भी नीचे मतलब उस बगल 3 ठे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप ये वाला करो या ये वाला करो, आपका मन, ठीक है। तो मान लो इसमें आपको ये करना है, ये नहीं करना है, मान लो ये आपको नहीं आ रहा है, ये करना है। चूँकि दोनों में से एक ही करना है आपको, दोनों नहीं करना है क्योंकि यहाँ प्रश्न ने बोल दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या, तो देखो इसको ऐसे डालोगे। यहाँ पे देखो कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 और कोष्ठ में लिख देना कि अथवा वाला प्रश्न। इससे मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा, मतलब जो कॉपी जांचने वाला होगा, कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 लड़के किया है और लड़के ने किया है, उसका अथवा वाला यानी ये किया है, ठीक है। तो इस प्रकार ये मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा। और सेम उसी तरह जैसे पहले में आप लोगों ने पहले का उत्तर संदर्भ लिखा, तो संदर्भ ऐसे हेडिंग डालकर, व्याख्या फिर हेडिंग डालकर, और फिर यहाँ पे थर्ड का उत्तर डालकर ऐसे लिख देना, काम खत्म। अब देखो काफ़ी सारे लड़कों का क्वेश्चन होगा कि मान लो यहाँ पे मुझे मतलब न ये आ रहा है न ये आ रहा है, दोनों में से कोई नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मतलब यहाँ इसको ना करूँ, मतलब इसको बाद में, मतलब आपको मतलब ऐसा लगता है बहुत सारे छात्रों को होता है कि ये दोनों क्वेश्चन में से मुझे मतलब कोई नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि मतलब कहीं से नकल वकल मिल जाए, या फिर मुझे मतलब
1 घंटे बाद ये याद आ जाए कि कहाँ का ये मतलब ये सब है। तो उसको कैसे मतलब इसको कैसे छोड़ेंगे और कहाँ करेंगे? तो देखो इसको आप छोड़ सकते हो, प्रश्नोत्तर संख्या 2 के बाद सीधे प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिख सकते हो यहाँ पे। अब बाद में आप लोग आगे चलकर कहीं प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालकर और फिर इसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप ज़्यादातर कोशिश करना कि आप क्रम वाइज़ करो, जैसे फर्स्ट प्रश्न कर रहे हो उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप कूद-कूद कर मत करना कि एक बार आप फर्स्ट कर लिए, फिर फोर्थ प्रश्न कर लिए, फिर मतलब तीसरा कर लिए। तो ऐसे मतलब जाँचने वालों को थोड़ा दिक्कत होता है और उसका मूड ख़राब होता है, तो नंबर कम बनने का चांस होता है आपका, ठीक है? तो इस तरह से करना है और सेम उसी तरह आपको देखो इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 3 क्या होगी? प्रश्नोत्तर संख्या 3 में आप लोग का मतलब हिंदी के ही पीछे संस्कृत वाला पाठ है, आप सब लोग जानते हो। तो संस्कृत वाले पाठ से भी आप लोग का मतलब हिंदी संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। तो उसमें भी आपको संदर्भ हेडिंग डाल देना है और संदर्भ लिख देना है और हिंदी अनुवाद आप करना है, तो हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर हिंदी अनुवाद कर देना है। यहाँ पे मैं प्रश्न दिखाऊंगा कि वो किस प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पे 1 मिनट मैं निकाल लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। सॉरी, हाँ, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग का कौन-सा है? ये हम लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 3 है। देखो, ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 में आप लोग का हिंदी गद्यांश से संबंधित आपका संदर्भ और हिंदी अनुवाद से संबंधित प्रश्न पूछेगा। हिंदी में ही पीछे जो संस्कृत वाले लेसन है उनसे। इसमें भी आपको देखो 2 ठे रहेगा, बीच में अथवा रहेगा। तो आप ये ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए, आपका मन। मान लो आप ये ऊपर वाला कर रहे हो तो नॉर्मली ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना और इसमें ये अथवा वाला कर रहे हो तो थोड़ा कोष्ठ में लिख देना कि अथवा वाला प्रश्न। और मान लो आप ऊपर वाला ही कर रहे हो तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका संदर्भ करना है और हिंदी अनुवाद लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कोई क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। केवल प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना और यहाँ पे लिख देना संदर्भ और संदर्भ कर देना। उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद जो भी हो, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर हिंदी अनुवाद कर देना। ओके, तो ये आपका मतलब ये तीसरा प्रश्न हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका उसी में श्लोकों से संबंधित, जिसको पद्यांश कहा जा रहा है, श्लोकों से संबंधित हिंदी अनुवाद, ठीक है, और संदर्भ से रिलेटेड होगा। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक कर लो। मान लो ये कर रहे हो या ये कर रहे हो, ये कर रहे हो तो नॉर्मली प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालना और इसका अथवा वाला कर रहे हो तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल देना और कोष्ठ में लिख देना कि अथवा वाला प्रश्न। और नीचे आप लोग संदर्भ और संदर्भ लिखकर संदर्भ कर देना और मतलब संदर्भ हेडिंग डालकर उसमें संदर्भ लिख देना और हिंदी अनुवाद हेडिंग डालकर उसमें हिंदी अनुवाद कर देना, जैसा कि यहाँ पे देखो आपका किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे किया गया है सॉल्व इसको। उसके बाद देखो आप लोग का यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसके बाद खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्न आता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। हमें एक का ही उत्तर लिखना है, यहाँ पे ध्यान दो, एक का उत्तर लिखिए। जैसे देखो ये क प्रश्न है तो इसमें से फर्स्ट और सेकंड 2 प्रश्न दिया है, लेकिन दोनों में से कोई एक करना है, फर्स्ट करो या सेकंड करो। तो यहाँ पे देखो हर जिले का अलग अलग मतलब, जैसे कुछ जिलों में कुछ कौन सा खंड काव्य आता है ये मुझे नहीं मालूम। जैसे 5-10 जिलों में एक खंड काव्य आता है, 5-10 जिलों में एक कोई दूसरा खंड काव्य आता है। तो आप लोग देख लेना आप किस जिले से हो। यहाँ पे सारे मतलब जिलों का खंड काव्य देखो, क ख ग, इधर मैं आऊँगा तो सारे मतलब जिले का यहाँ पे खंड काव्य दिया रहता है। इधर मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट, इधर देखो इतना सब ये खंड काव्य दिया है, सारे जिले का यहाँ रहता है। तो आपके जिस जिले का मतलब है, मतलब कौन सा खंड काव्य आता है, जैसे आप में कर्ण खंड काव्य आता है तो यहाँ कर्ण खोज लेंगे कि कहाँ है, तो 6 में है ये। तो आप ऐसे मतलब हेडिंग डाल देना कि प्रश्नोत्तर संख्या 5 का 6, ठीक है। तो उसके बाद इसमें फर्स्ट सेकंड करना है, तो फर्स्ट करना है तो आप यहाँ पे मतलब फर्स्ट का उत्तर लिख देना, फर्स्ट का उत्तर, या सेकंड करना है तो इसमें तो सेकंड का उत्तर लिख देना और जो भी प्रश्न पूछा है उसके अनुसार इसका खंड काव्य आप लिख देना, आपको मार्क 3 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न कैसे रहेगा? अगला प्रश्न आपका इस प्रकार मतलब 6 का क और 6 का ख ऐसे रहेगा। मतलब 6 में क और ख 2 प्रश्न रहेंगे, लेखकों का जीवन परिचय और कवियों के जीवन परिचय से रिलेटेड। तो इसका कैसे करोगे? यहाँ पे देखो क्या पूछा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है और साथ में उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। अब यहाँ थोड़ा लड़के फंस जाते हैं कि कैसे इसको हम लोग करें। यहाँ पे प्रश्न पूछा है ना कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए, लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए और जीवन परिचय का आपको 3 मार्क मिलेगा, उनकी एक प्रमुख रचना लिखने का 2 मार्क, यानी 5 मार्क मिलेगा। तो कैसे करोगे? और सेम यही प्रश्न यहाँ पे भी है सेम, लेकिन यहाँ कवि का मतलब दिया है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, लेकिन इनमें से किसी एक का आपको करना है। तो देखो कैसे करोगे, आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क, ठीक है। और उसके बाद लिखोगे, मान लो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड था, आप थर्ड का उत्तर लिख रहे हो,
यानी थर्ड वाले जो है, यहाँ थर्ड वाले मतलब जो लेखक है उनका जीवन परिचय लिख रहे हो तो थर्ड का उत्तर डाल दोगे, सेकंड वाले का लिख रहे हो तो सेकंड का उत्तर डाल दोगे ऐसे, और जो भी हो उनका नाम लिख देना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय, ऐसे हेडिंग डालकर और यहाँ से जीवन परिचय चालू कर देना। या यहाँ सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ केवल जीवन परिचय हेडिंग डाल दोगे या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हेडिंग डाल दोगे और उसके बाद डैश देकर लिखना प्रारंभ कर दोगे, ऐसे भी कर सकते हो आपका मन। और देखो जीवन परिचय लिखने के बाद अंत में एक रचना का नाम पूछा है, तो रचना का नाम कैसे लिखोगे, देखो अंत में आप लोग नीचे यहाँ पे मतलब देखो जीवन परिचय लिखने के बाद, जीवन परिचय लिखने के बाद अंत में एक लाइन छोड़कर आप ऐसे लिख देना कि चिंतामणि इनकी एक प्रमुख रचना है, कोई भी एक रचना को ले लेना और आगे जोड़ देना कि इनकी एक प्रमुख रचना है, त्रिवेणी इनकी एक प्रमुख रचना है, ऐसे आप लोग लिख देना। चूंकि एक ही रचना का नाम पूछता है तो एक ही आपको लिखना है, ऐसे लिखना है एक लाइन छोड़कर, ठीक। ऐसे ही आपको, ये तो लेखक का जीवन परिचय था, कवि का जीवन परिचय भी आप लोग लिख सकते हो ऐसे ही सेम टू सेम। कैसे, तो देखो यहाँ पे अब प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ख के अंतर्गत आएगा कवि का जीवन परिचय, तो ऐसे आप हेडिंग डाल देना कि प्रश्नोत्तर संख्या 6 और कोष्ठ में ख, ठीक है। और यहाँ उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसका उत्तर लिखना है आप यहाँ पे डाल देना कि फर्स्ट का उत्तर लिखना है तो फर्स्ट, सेकंड का लिखना है तो सेकंड का उत्तर। और नॉर्मली यहाँ पे देखो मैंने कुछ अलग तरीका बताया, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, केवल जीवन परिचय हेडिंग डाल सकते हो और फर्स्ट चूंकि जो है गोस्वामी तुलसीदास है, यहाँ आप लोग देख सकते हो इसमें, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास है तो गोस्वामी तुलसीदास का यहाँ पे जीवन परिचय लिख दोगे आराम से, ठीक है। और लिखने के बाद अंत में उनकी एक रचना का भी नाम पूछा है तो यहाँ पे लिख दोगे कि उन श्री रामचरितमानस इनकी एक प्रमुख रचना है, ऐसे बस आपका काम हो जाएगा। या यहाँ पे आप ये भी हेडिंग डाल सकते हो कि तुलसीदास का जीवन परिचय और यहाँ डैश देकर और तब लिखना प्रारंभ कर दोगे, तो ऐसे इसको करना है, ठीक है। अब मान लो आपको, ठीक है, 6 के बाद हम लोग का, 6 का क ख के बाद हम लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 7 आ जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 7 में चूंकि एक श्लोक लिखना है, यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ 1 मिनट इस बगल आ जाता हूँ, माफ़ करना, कहाँ चला गया यार, 1 मिनट, सॉरी यार, ये चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहाँ पे देख सकते हो, देखो प्रश्नोत्तर संख्या 7 में अपनी पाठ्य पुस्तक से कंसर्ट किया हुआ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी अभी पीछे हम लोगों ने देखा था कि 2 श्लोक दिया था संदर्भ व्याख्या से संबंधित, तो उसमें से कोई नहीं लिखना है, कोई अलग लिखना है। तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 7 यहाँ पे हेडिंग डाल दो और यहाँ पे इसका सीधे सीधे उत्तर लिख दो, चूंकि ये मैं फर्स्ट सेकेंड मतलब नहीं दिया है तो सीधे सीधे आप उत्तर लिख दो और एक श्लोक लिख दो। अब देखो मान लो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 7 आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मान लो प्रश्नोत्तर संख्या 7 आपको नहीं आ रहा है, मान लो कि आप थोड़ा बाद में लिखना चाहते हो, तो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 7 न लिखकर सीधे प्रश्नोत्तर संख्या अब 8 करो, ठीक है, 7 को छोड़ दो। तो प्रश्नोत्तर संख्या मान लो आप 8 हेडिंग डाल दी, ये आप मतलब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 8 डाल दिए, ठीक है। इसको आपको बाद में करना है तो इसको अभी आप छोड़ दो, ठीक। तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 डाल दिए और प्रश्नोत्तर संख्या 8 का चूंकि इसमें देखो 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, 4 ठे ऑप्शन है लेकिन केवल 2 का उत्तर देना है, तो कोई भी 2 आप लोग उत्तर दे दो। जैसे आप सेकंड का उत्तर दे रहे हो तो यहाँ पे सेकंड उत्तर लिख दो, उसके बाद थर्ड का दे रहे हो तो थर्ड का उत्तर लिख दो और जो भी उसका आंसर है लिख दो, सिंपल ऐसे। और उसके बाद मतलब इसका ये 9वां प्रश्न कर रहे हो तो 9वें प्रश्न में प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल देना। उसके बाद इसमें चूंकि 4 ठे ऑप्शन है, चारों में से किसी एक पे आपको निबंध लिखना है, तो मान लो आपको सेकंड पे निबंध लिखना है तो सेकंड का उत्तर डाल देना, फर्स्ट लिखना है तो फर्स्ट का उत्तर डाल देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने डाला है फर्स्ट का उत्तर, फर्स्ट और आतंकवाद, ये यार आतंकवाद ये तो सेकंड है ना, तो चलो यहाँ आपको सेकंड डालना है क्योंकि यह यहाँ पे ये सेकंड है। यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है सेकंड का उत्तर, और सेकंड जो टॉपिक है आतंकवाद कारण एवं निवारण, उसको यहाँ पे हेडिंग बना लेना, मतलब ये थोड़ा लिख देना। और इसमें आपको थोड़ी रूपरेखा इसकी तैयार करनी है। रूपरेखा में आप जानते हो कि फर्स्ट प्रस्तावना होता है, उसके बाद सेकंड आप अपने मन से बना लो कि आतंकवाद का अर्थ क्या है, आतंकवाद पे लिखना है, तो उसके बाद थर्ड पे यह बना लो कि भारत में मतलब आतंकवाद कैसे फैलता है, क्या होता है, तो भारत मतलब आतंकवाद एक टॉपिक बना लो। उसके बाद आतंकवाद का कारण बना लो एक टॉपिक, ठीक है, एक टॉपिक बना लो कि आतंकवाद का समाधान यानी निवारण क्या है, और अंत में उपसंहार, ठीक है। और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़कर फर्स्ट हेडिंग डालो प्रस्तावना, और उस पर आप मतलब प्रस्तावना लिखो थोड़ा। उसके बाद फिर प्रस्तावना लिखने के बाद 4-5 लाइन जो भी प्रस्तावना लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ो, उसके बाद आतंकवाद का अर्थ हेडिंग डालो, फिर उसमें आतंकवाद के अर्थ के बारे में आप लिखते जाओ। तो ऐसे ये आपको ये लिखना है। अब चूंकि हम लोगों ने देखा था कि हमने ये प्रश्नोत्तर संख्या 7 हमें नहीं आ रहा था तो हमने छोड़ दिया था, तो अंत में निबंध लिखने के बाद, ठीक है, अंत में आप क्या करना कि निबंध लिखने के बाद आपको याद आ गया कि श्लोक हमें मतलब याद आ गया, तो अंत में आप लोग ये निबंध लिखने के बाद
एक बार फिर डाल देना कि प्रश्नोत्तर संख्या 7 और वहाँ पे श्लोक लिख देना, ठीक है। कॉपी जाते समय वो मतलब जान जाएगा टीचर कि हाँ लड़के ने पीछे प्रश्नोत्तर संख्या इसको 7 नहीं आ रहा है, तो इसने अंत में किया हुआ है, तो वहाँ पे जाँच कर वो नंबर दे देगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये कॉपियाँ कैसे मतलब जाँची जाती है। क्लियर? तो चलो, आशा करता हूँ आपको एकदम बिल्कुल डिटेल में मालूम चल गया होगा कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखी जाती है। मैंने बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें बताया। अब देखो इसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा मैंने पहले ही कर रखा है, तो कैसे आपको इसका सॉल्यूशन देखना है, तो सॉल्यूशन देखने के लिए उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या आप चैनल पे जाओगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे नीलेश एकेडमी क्लास 10 ऐसे यूट्यूब पे सर्च करोगे तो हम मेरा चैनल आ जाएगा, और चैनल आ जाएगा तो वहाँ आप लोग मतलब प्लेलिस्ट में चले जाना। जी हाँ मेरे दोस्तों, चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में चले जाना, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये मतलब मिल जाएगा। आप चैनल पे जाना, चैनल पे जाकर हिंदी की प्लेलिस्ट में जाना, आपको मतलब वहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे अच्छा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा उसका सॉल्यूशन का, तो आप लोग देख लेना। क्लियर? तो चलो, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।